नित्या ने रणवीर को अपने पास खींचकर धीरे से कहा, शांत हो जाओ रणवीर जी, मैं यहीं हूँ, अब सब कुछ अकेले मत सहो। उसके हाथ रणवीर की पीठ पर धीरे धीरे फेरे जा रहे थे। उसका स्पर्श जैसे दर्द को धीरे धीरे पिघला रहा था। कुछ देर बाद रणवीर की अंदरूनी रुलाई धीमी हुई, पर आंखें अब भी हल्की भीगी थीं। वह मुश्किल से बोला, तुम जानना चाहती हो नित्या कि मुझे पैनिक अटैक्स क्यों आते हैं? नित्या ने सिर हिलाया। उसका हाथ अब भी रणवीर के हाथों को थामे हुए था। हाँ रणवीर जी, क्योंकि मैं आपको समझना चाहती हूँ। आपका दर्द मेरा दर्द है और अब इस बोझ से आपको छुटकारा दिलाना है। रणवीर ने गहरी सांस ली, जैसे हिम्मत जुटा रहा हो, और फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। फ्लैशबैक शुरू। आशीष नायडू जी का 21 साल का बेटा, जो हंसमुख, होशियार और अपने पिता का गर्व था, जिसे आगे जाकर अपने पिता की तरह ही पुलिस फोर्स ज्वाइन करनी थी। आशीष सहज स्वभाव में बिल्कुल नायडू जी जैसा ही था, जिसके साथ हर कोई सहज ही घुल मिल जाता था। रणवीर को उसने अपने बड़े भाई के साथ साथ रोल मॉडल भी माना हुआ था, और रणवीर ने उसे छूट दे रखी थी कि वह जब चाहे उससे कोई भी डाउट क्लियर कर सकता था। कई बार आशीष थाने में ही एक तरफ कुर्सी डाले बैठ जाता था और रणवीर की मदद लेता रहता था। रणवीर को पता था कि आज के इस करप्शन के दौर में आशीष जैसे पुलिस वालों की वहाँ बहुत ज़रूरत थी, और उसे आशीष पर पूरा भरोसा भी था। उस वक्त तक नायडू जी का माया जी के साथ स्वभाव इतना घुला मिला नहीं था, क्योंकि वह उनका स्वभाव जानते ही नहीं थे, और फिर माया जी से कम ही मिलना जुलना हुआ करता था। रणवीर ही अपनी व्यस्त जिंदगी से थोड़ा समय मिलने पर माया जी को आशीष और नायडू जी के बारे में बताता था। अपनी मेहनत के दम पर आशीष ने पुलिस भर्ती परीक्षा भी पास कर ली थी और उसका मेडिकल भी हो गया था। आशीष बड़ी बेताबी से अपना फाइनल रिजल्ट आने का वेट कर रहा था, और उससे कहीं ज़्यादा बेताब रणवीर व नायडू जी थे कि एक रोज सब बदल गया। रणवीर कुछ रोज के लिए काम के सिलसिले से बाहर गया हुआ था। उसकी अनुपस्थिति का कुछ कुटिल लोगों द्वारा गलत इस्तेमाल किया गया। एक दिन अचानक आशीष पर आरोप लगा दिया गया कि उसने एक राजनेता के बेटे के खिलाफ गंभीर अपराध किया है। असलियत यह थी कि असली गुनहगार वह राजनेता का बेटा था, पर अपने परिवार का नाम बचाने के लिए उसने सबूतों को मोड़कर आशीष पर इल्जाम लगा दिया। नायडू जी पर तो मानो पहाड़ टूट पड़ा था, क्योंकि इस उम्र में आशीष ही उनके और उनकी पत्नी के बुढ़ापे का सहारा था, और अभी तो आशीष के सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी थी। रणवीर चंद रोज बाद जब लौटा और आशीष की गिरफ्तारी की खबर सुनी, तो वह भी दंग रह गया कि ऐसे कैसे हो गया। इतना कुछ होने के बाद भी नायडू जी ने खुद को संभाला, क्योंकि उनकी आंखों में भरोसा था रणवीर के लिए। जब रणवीर ने उनके इस बुरे वक्त में उनके पास आकर कहा था, नायडू जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आशीष को बेगुनाह साबित करने के लिए दिन रात एक कर दूंगा। तब नायडू जी ने उनके सामने हाथ जोड़कर कहा, रणवीर साहब जी, आप सच के लिए लड़ते हो, और मुझे पता है कि तुम मेरे बेटे को भी बचा लोगे। नायडू जी के साथ रणवीर जब पहली दफा जेल में आशीष से मिल गया, तो वह सोच रहा था कि आशीष बहुत डरा हुआ होगा या परेशान होगा, लेकिन वह उसे समझा लेंगे। पर जब वो पहली बार आशीष के सामने आया, तो आशीष के होठों पर मुस्कुराहट और आंखों में एक उम्मीद भरी चमक थी। रणवीर उसे ऐसे देख तंग रह गया और बोला, आशीष, यहाँ तुम्हारे साथ इतना गलत हो गया है और तुम हो कि मुस्कुरा रहे हो? माथे पर शिकन तक नहीं है तुम्हारे, जबकि यहाँ मैं तुम्हारे लिए इतना परेशान हो रहा हूँ। तुम्हारे इस सुकून की वजह जान सकता हूँ मैं। तुम्हें डर नहीं लग रहा? आशीष रणवीर की इस बात पर मुस्कुरा दिया। अगर मैं कहूँ कि डर नहीं लग रहा तो गलत होगा सर। पता है, जब मैं इस केस में फंसाया गया तो बहुत डर लगा था। ऐसा लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। लेकिन फिर मुझे आपका चेहरा याद आया, और तब मुझे याद आया कि जिसके पास आप हो और सच की ताकत हो, उसे डरने की क्या ज़रूरत है।
आज आपको सामने देख लेने के बाद जो दिल के किसी कोने में थोड़ा बहुत डर बचा था वह भी खत्म हो गया। रणवीर ने देखा कि आशीष आंखों में एक मजबूत विश्वास लिए उसे देख रहा था, जैसे उसने अपनी जिंदगी रणवीर के भरोसे छोड़ दी हो। रणवीर ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं अपनी तरफ से जी जान लगा दूंगा, लेकिन तुम्हें इस दलदल से बाहर निकाल तुम्हारे गुनाहगारों को सजा जरूर दिलवाऊंगा। नायडू जी ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। अब जो भी कुछ है सब आप पर ही है। रणवीर ने दिन रात केस पर मेहनत की, गवाहों से मिला, सबूत इकट्ठे किए, लेकिन सच्चाई सामने लाना आसान नहीं था। केस जितना आगे बढ़ता उतना ही खतरनाक होता जाता। एक शाम जब एक महत्वपूर्ण गवाह से मिलने के लिए रणवीर जा रहा था कि अचानक अंधेरे में कुछ लोग निकल आए, लोहे की छड़ों और चाकुओं से लैस। उन्होंने उस पर हमला किया। रणवीर अकेले था पर उनका डटकर मुकाबला किया, पर इतने लोगों से अकेले वह कब तक लड़ता। उसे बेरहमी से मारा गया और धमकाया गया कि वह केस छोड़ दे वरना जान से जाएगा, और साथ ही उसकी मां को भी मार दिया जाएगा। रणवीर बुरी तरह लहूलुहान था। जान जाते जाते बची थी, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। वह अस्पताल से निकलते ही फिर से केस पर लग गया। दुश्मनों को समझ आ गया था कि रणवीर पीछे हटने वाला नहीं है, और एक पुलिस ऑफिसर को मारकर वो खतरा मोल नहीं ले सकते थे, तो उन्होंने अपने गले में हड्डी बन गए इस केस को ही निपटाने का फैसला किया। फिर वह दिन आया जब रणवीर को सूचना मिली कि आशीष की जान खतरे में है। वह दौड़ता हुआ जेल पहुंचा। दरवाजे पर खड़ा गार्ड हिचकिचा रहा था, पर रणवीर ने उसे धक्का देकर अंदर प्रवेश किया। वह जेल की कोठरी के अंदर का दृश्य देखकर दंग रह गया। आशीष जेल के कमरे की छत से लटक रहा था। उसका बेजान शरीर हवा में झूल रहा था। रणवीर की आंखें फटी रह गईं और दिमाग सुन्न पड़ गया। उस वक्त रणवीर पर ऐसा जोर पड़ा जैसे किसी हाथी ने उसके सीने पर पैर रख दिया हो। वह चिल्लाया, आशीष! लेकिन देर हो चुकी थी। एक तरफ खड़े नायडू जी दहाड़ मार मार कर रो रहे थे। उस पल से ही रणवीर के भीतर गहरी चोट बैठ गई। यही वह चोट थी जो रातों को उसे जगाती थी, और यही वजह थी उसके पैनिक अटैक्स आने की। आशीष की खुद को उम्मीद से देखती नजरें वह कभी भूल ना सका। फ्लैशबैक खत्म। रणवीर की आंखें फिर भर आईं। नित्या ने उसका हाथ और कसकर थाम लिया। उसकी आवाज़ भर्रा गई। क्या? नायडू जी का बेटा? रणवीर ने मुश्किल से हाँ में सिर हिलाया और शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। मैं नायडू जी के बेटे की मौत का जिम्मेदार हूँ, और ये सब कुछ जानते हुए भी वो मुझे अपना बेटा मानते हैं। कभी कभी मुझे उनसे नज़रें मिलाने में बहुत शर्म आती है नित्या, क्योंकि उनकी बर्बादी का कारण मैं ही हूँ। मैं उनके भरोसे पर खरा नहीं उतर सका। आशीष की मौत के बाद नायडू जी की पत्नी भी कुछ ही दिनों में सदमे की वजह से गुजर गई। मेरी नाकामयाबी की वजह से उनका परिवार खत्म हो गया। नित्या ने तुरंत उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। रणवीर जी, आपने अपनी पूरी कोशिश की थी। ये आपकी गलती नहीं थी। आप खुद को दोष देना बंद करो। रणवीर ने आंखें बंद कर लीं। कुछ पल कमरे में खामोशी रही। बस दोनों की सांसों की आवाज़ आती रही। नित्या ने धीरे से कहा, आपका दर्द अब मेरा है। मैं आपको इस पोत से बाहर लाऊंगी। ये मेरा वादा है रणवीर जी। रणवीर ने उसके हाथ थामे और हल्का सा सिर हिलाया। उसकी आंखों में पहली बार थोड़ी राहत थी। रणवीर ने गहरी सांस ली। नित्या, जानती हो, इन सब के बावजूद नायडू जी ने कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं की। नित्या की नज़रों और दिल दोनों में आज नायडू जी के लिए सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सच में? कभी नहीं? रणवीर ने सिर हिलाया। नहीं, बल्कि उल्टा उन्होंने मुझे अपने बेटे का दर्जा दे दिया। वो कहते हैं कि कोई और होता तो ये केस लेता ही नहीं। एक मामूली से ड्राइवर के बेटे के लिए कौन इतना कुछ करता, पर मैंने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। उसकी आवाज़ भर्राई। हमारे बीच तब तक इतना गहरा रिश्ता नहीं था, बस एक इंसानियत थी, और मेरी जिद कि न्याय होना चाहिए। नित्या का हाथ रणवीर के हाथ पर कस गया।
और उसी इंसानियत ने आपको उनकी नज़रों में बेटा बना दिया। रणवीर ने धीमे से मुस्कुराने की कोशिश की, पर आंखों की नमी ने उसे रोक लिया। हाँ, नायडू जी ने कहा था। रणवीर साहब जी, आशीष चला गया, लेकिन आप अब मेरे लिए सिर्फ मालिक नहीं, बेटे जैसे हो। सोचो नित्या, जिनकी आंखों के सामने उनका जवान बेटा मारा गया, वो मुझसे नफरत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे और संभाल लिया। नित्या के गले में शब्द अटक गए। उसने धीरे से रणवीर को अपनी ओर खींच लिया और उसका सिर अपने कंधे पर रख दिया। आप बहुत भाग्यशाली हो रणवीर जी, और मैं भी, कि हमें इतना संवेदनशील और सच्चा इंसान मिला। नित्या के शब्दों ने रणवीर के दिल को छू लिया। वह उसके कंधे पर सिर रखे कुछ देर वैसे ही बैठा रहा, मानो वर्षों से जमा हुआ बोझ धीरे धीरे हल्का हो रहा हो। कमरे की खामोशी में सिर्फ घड़ी की टिक टिक और दोनों की धड़कनों की आवाज़ थी। रणवीर ने सिर उठाया। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, पर चेहरा शांत था। नित्या, आज पहली बार मैंने ये सब किसी से कहा है। नायडू जी से कभी कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो तो सब जानते ही थे। नित्या ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ को थामा। और आपने ये मेरे साथ साझा किया, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। अब ये दर्द सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी है। हम इसे साथ मिलकर सहेंगे और इससे बाहर भी निकलेंगे। रणवीर ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। तुम जानती हो, नायडू जी अक्सर कहते हैं कि जब तक मैं हूँ, आशीष की याद जिंदा रहेगी। मुझे लगता है कि यही वजह है कि वो मुझे अपने बेटे की तरह मानते हैं। नित्या ने सिर हिलाया। और यही वजह है कि आपको खुद को माफ़ करना होगा रणवीर जी। आप तब भी लड़ रहे थे और आज भी लड़ रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तब इंसाफ के लिए लड़े और अब खुद को माफ़ करने के लिए लड़ना होगा।